कल टॉपिक स्टार्ट किया था पतली फिल्मों में व्यक्तीकरण। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देते हैं उसको, डायग्राम को। पतली फिल्मों में व्यक्तीकरण, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने कोई पतली फिल्म ले ली है जिसकी मोटाई t है और अपवर्तनांक जो है वो म्यू है। ठीक है, ये म्यू अपवर्तनांक वाला कोई माध्यम है, बाहर यहाँ पर भी निर्वात है और यहाँ पर भी निर्वात है। ठीक है, t मोटाई की म्यू अपवर्तनांक वाली कोई पतली फिल्म ले ली। यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है S, उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस फिल्म पर आपतित होता है। ठीक है, जब प्रकाश स्रोत इस तरीके से आपतित हुआ, ठीक है, ये बन गया आपका, क्योंकि ये विरल माध्यम अलग अलग हो गए, ये निर्वात है और ये कोई म्यू अपवर्तनांक वाला माध्यम है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन होगा। ये आपने कोई अवलंब बना लिया, अवलंब से यहाँ पर ये, अब बताइए जैसे निर्वात से सघन मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो निर्वात की तरफ झुक गया ऐसे। ठीक है, तो झुकने के बाद ये बन गया आपका अपवर्तन कोण R और ये है आपका आपतन कोण I। ठीक है, आपतन कोण I पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है और अभिलंब से अपवर्तन के पश्चात वो इस पॉइंट P1 पर आपतित हुई है। अब P1 पर आपतित होने के बाद अपवर्तन हुआ, अपवर्तन से बाद वो किरण अब इस पृष्ठ से जाकर टकराएगी। ठीक है, अपवर्तन होने के बाद ये किरण अब दूसरी पृष्ठ से जाकर टकराएगी। मान लीजिए C1 बिंदु पर आकर टकराती है, C1 बिंदु पर फिर से आपको क्या बनाना पड़ेगा, अविलंब, क्योंकि ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम, तो विरल माध्यम में अब क्या होगा, वो अविलंब से दूर हट इस तरीके से। तो C1 T1 कौन सी किरण होगी आपकी, पारगमित किरण, इस फिल्म से पारगमित किरण। P1 C1 कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। ये आपकी SP1 कौन सी किरण है, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण में जब किरण आपतित होती है बिंदु P1 पर तो उसका आंशिक अपवर्तन होता है और आंशिक परावर्तन। अब बताया आपको कि आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसीलिए मैंने इसको I और I दोनों को I ले लिया था, और ये अपवर्तन कोण जो अलग होता है। तो ये मान लीजिए P1 R1 दिशा में, तो ये हो गई आपकी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, परावर्तित उसी माध्यम में परावर्तित होती है, दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है। आपतित, परावर्तित, अपवर्तित और पारगमित। क्या, हाँ, निर्गत किरण बोल लो, पारगमित या निर्गत किरण। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रही थी कल, इतना क्यों सब लोग बोल रहे थे, वहां पे समझ में नहीं आता क्या ऑनलाइन में, तो यहाँ बैठ के पढ़ लिया करो। आपतित किरण इस पॉइंट पर पतली फिल्म पर जब आपतित होती है तो उसका आंशिक परावर्तन और आंशिक क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब एक किरण दो किरणों में बदल गई, आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन। अब मैंने आयाम विभाजन, सबको समझ में नहीं आ रहा था, आयाम विभाजन का मतलब क्या था कि देखिए प्रकाश की तीव्रता किसके प्रोपोर्शनल होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आप ऐसा आयाम विभाजन बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए तीव्रता का विभाजन। ठीक है, मतलब कि किरण जितनी तीव्रता थी वो तीव्रता बट गई दो किरणों में, क्योंकि हमने पारदर्शी फिल्म ली है तो आंशिक उसका परावर्तन हो गया और आंशिक अपवर्तन हो गया। एक किरण दो किरणों में बदली और तीव्रता दोनों में बट गई, इसकी I तीव्रता थी वो I1 और I2 में बदल गई, तो I1 I2 किसके बराबर है, I के ही तो बराबर है। तो तीव्रता बटना बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं आयाम बटना, क्योंकि तीव्रता ही तो आयाम के समानुपाती है।
तो आप ऐसा बोल लीजिए कि आई तीव्रता का कोई प्रकाश किरण आपतित होती है और तीव्रता बढ़ जाती है किसमें, परावर्तित किरण में और अपवर्तित किरण में। ये सीधी सी बात थी आयाम विभाजन। आयाम विभाजन वैसे कोई आयाम विभाजन नहीं है, तीव्रता का ही बंटवारा हो गया इसमें, ठीक है। प्रकाश बट गया ना दो जगह, परावर्तित और अपवर्तित। अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर वो बदला परावर्तन और अपवर्तन। अब अपवर्तित वाली किरण जो है वो इस पॉइंट पर आकर टकराई, इस पॉइंट पर टकराने के बाद उसका कुछ भाग पारगमित हुआ है, शेष उसी माध्यम में परावर्तित हो गया। यहाँ पर भी दो पार्ट में बटेगी और इस पॉइंट पर टकराएगी तब भी दो पार्ट में बटेगी, ठीक है। इस पॉइंट पर जब टकराती है तो ये वाली किरण है उसका कुछ भाग पारगमित हुआ है, कुछ भाग उसी में परावर्तित हो गया, ठीक है। जब ये कोण R है तो ये भी R होता है और परावर्तन कोण दोनों ही क्या होते हैं, आपतन और परावर्तन, ये दोनों भी बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जैसे ही एक वाली किरण, इसको यहाँ पॉइंट बना दीजिए, अविलंब ये है ना, N पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट मान लीजिए आप P2, यहाँ पर P1 था, ये पॉइंट P2, दोबारा से यहाँ पर टकराएगी, फिर से आप अविलंब बनाइए। हाँ वापस उसी माध्यम में, हाँ हाँ ऐसा बोल सकते हैं। हाँ कांतिक कोण वाला, एक तो तुम ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। वापस मैंने सिर्फ इतना समझ लो कि ये किरण यहाँ आपतित हुई, उसके बाद उसका कुछ भाग पारगमित हो गया, शेष भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो गया, सिंपल सी बात है ये। उसके बाद फिर दोबारा से, अब ऐसा मत सोचना कि हमेशा अब उसकी तीव्रता समान ही रह रही है, धीरे धीरे उसकी तीव्रता घट रही है, क्योंकि ये वाली किरण थी यहाँ पर तीव्रता 2 में बढ़ गई, फिर यहाँ पर आधी आई, वो आधी भी अब 2 में बढ़ गई, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता घटती जाएगी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में P2 पॉइंट पर, अब P2 पॉइंट पर फिर से क्या होगा, कुछ भाग इस दिशा में परावर्तित हो जाएगा और शेष भाग यहां से, तो ये एंगल सब आर ही होंगे और ये एंगल कितना हो जाएगा इस अभिलंब से, P2 R2 परावर्तित किरण, ठीक है। फिर दोबारा से ये वाली किरण इस माध्यम में आई, वो क्या होगा, फिर दोबारा से अभिलंब बना लो। मान लीजिए ये C2 पॉइंट पर है, तो C2 पॉइंट से अब इसका कुछ भाग तो परावर्तित हो गया, शेष भाग फिर से पारगमित हो जाएगा, C2 T2, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि इस पारदर्शी प्लेट के ऊपरी पृष्ठ पर P1R1 P2R2 परावर्तित समानांतर किरणें प्राप्त होती हैं और इस पतली फिल्म के नीचे C1T1 C2T2 समानांतर पारगमित किरणें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ऊपरी पृष्ठ पर इन परावर्तित किरणों में व्यतिकरण होगा, जिसके कारण हमें अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा, नीचे इन पारगमित किरणों में अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा, सेम उसी तरीके। तो पहले हम निकाल रहे हैं परावर्तित किरणों में व्यतिकरण, पहले निकाल रहे हैं परावर्तित किरणों में व्यतिकरण, आगे भी बहुत सारी किरणें होंगी P1R1 P2R2 P3R3, लेकिन सबकी तीव्रता क्या है, लगातार लगातार घटती जाएगी, नीचे भी इसी तरीके से तीव्रता घटती जाएगी। यहाँ पर तीव्रता सबसे ज्यादा है, उसके बाद वो क्या आ रहा है, टकरा करके बार बार टकराने से उसकी तीव्रता घटती जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं परावर्तित किरणों में व्यतिकरण, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर परावर्तित किरणों में परावर्तित किरणों P1R1 व P2R2 में व्यतिकरण के लिए व्यतिकरण निकालना है, इसके लिए क्या करना होगा, दोनों किरणों का अध्यारोपण। अब व्यतिकरण किस चीज पर डिपेंड करता है, व्यतिकरण दो तरीके से हो सकता है, या संपोषी होगा या विनाशी होगा। वो किस चीज पर डिपेंड करता है, संपोषी या विनाशी, पथांतर पर निर्भर करता है, ठीक है। पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है तो संपोषी होता है, और λ/2 का विषम गुणज होता है तो विनाशी होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों किरणों के मध्य पहले क्या निकालेंगे, पथांतर निकालेंगे। पथांतर के लिए अब ये दोनों किरणें समानांतर तो हैं लेकिन बराबर नहीं है, दिख रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस
कम है, तो बराबर करने के लिए हम इस पर लंब डालेंगे। अब क्या हो जाएंगी, दोनों किरणें बराबर हो जाएंगी इस लंब को डालने के बाद। ठीक है, तो ये लंब डाला है P1A। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पर लंब डालने के बाद अब ये किरणें क्या हो जाएंगी, सेम पथ पर हो जाएंगी। तो पथांतर कहाँ है, इससे पहले पहले है। ठीक है, तो ये वाली किरण वायु में पथ कितना है, P1A, और अंदर कौन सा पथ है, P1 C1 P2। ये वाली किरण, दोनों किरणों के बीच पथांतर निकालना है P1 R1 और P2 R2 के बीच में। ठीक है, तो किरण एक, ये वाली किरण कहां से कहां तक है गई है, P1 से R1 तक, क्योंकि ये तो यहीं से परावर्तित हो गई थी। दूसरी वाली किरण कौन, कितना पथ चल के आई है, P1 C1 प्लस C1 P2, उसके बाद C2 P2 हुआ है। समझ रहे हैं ना, ये वाली किरण तो यहीं से परावर्तित हो गई थी, बट ये वाली किरण कहां से आई है, इसकी इस तरीके से परावर्तित होते हुए आई है P1 C1 प्लस C1 P2 और फिर उसके बाद P2 R2। तो पथ का अंतर कितना हो गया कि इस वाली किरण ने P1 C1 प्लस C2 P2 पथ किस में चला है, माध्यम में, और वायु में पथ कितना एक्स्ट्रा है, P1A पथ। ठीक है, तो आप पथांतर कैसे लेंगे, अभी लिखिए, मत समझ लीजिए। पथांतर कितना लिखेंगे के लिए, दोनों किरणों के बीच पथांतर कितना लिखेंगे, डेल्टा। माध्यम में पथ कितना है, ये म्यू अपवर्तनांक वाला माध्यम है, इसमें पथ कितना है बाद में लिख लीजिए, सुन लीजिए पहले। माध्यम में पथ कितना है, P1 C1 प्लस C1 P2, P1 C1 प्लस C1 P2। माध्यम में पथ है P1 C1 प्लस C1 P2, माइनस वायु में पथ कितना है, P1A एक्स्ट्रा, उसके बाद दोनों के पथ क्या है, समान है, तो माइनस P1A। और माध्यम के लिए अपवर्तनांक निर्वात में है ना P1A पथ, तो उसके लिए 1 हो जाएगा म्यू नॉट का वैल्यू, तो वहां पर आपको अपवर्तनांक लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको म्यू अपवर्तनांक लिखा। तो अब समझ में आया कि P1 R1 P2 R2 दो समानांतर परावर्तित किरणों के बीच में पथांतर कितना है। इससे हमने इस पर लंब P1A डाला है, उसके बाद दोनों के पथ बराबर हैं। इससे पहले पहले पथ में अंतर है, वो कितना है, ये वाली किरण ने माध्यम में पथ चला है P1 C1 C1 P2, और इस वाली किरण ने एक्स्ट्रा पथ चला है P1A जो कि वायु में ही है। तो पथांतर ऐसे लिख सकते हैं, माध्यम में ये पथ है इस वाली किरण का एक्स्ट्रा, और इस वाली किरण का वायु में पथ एक्स्ट्रा कितना है, P1A। तो दोनों किरणों के बीच पथांतर आ गया। ठीक है, पथान व्यतिकरण के लिए ऐसा लिख लीजिए, P2 से लंब कौन सा डाला है, P2A P1 R1 पर। ठीक है, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण के लिए हमने क्या निकाला है, P2 से एक लंब डाला है P1 R1 पर, P2A लंब डाला है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद दोनों किरणों के बीच पथांतर। अब हमें क्या निकालना है, P1 C1 C1 P2 और P1A, इनका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमें निकालना पहला P1 C1, तो P1 C1 की वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाला ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, दिख रहा है P1 C1, मैं यहाँ बना देती हूँ दोबारा से, इस तरीके से बना हुआ है। ये C1 पॉइंट है, ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है, ये आपका अभिलंब है N पॉइंट। ठीक है, और ये एंगल क्या बन रहे हैं, RN R। यही चीज मैंने दोबारा यहाँ बना दी है समझने के लिए। ठीक है, हमें चाहिए क्या, P1 C1 चाहिए। P1 C1 यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्ण है, और ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी मोटाई P1, ये C1N क्या है, C1N, इसकी मोटाई तो है T। अब यहां से आप cos R की वैल्यू निकालो, cos R की वैल्यू कितनी आती है, cos, या फिर P1 C1 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, cos R से ही आएगा P1 C1। cos R क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा P1N और कर्ण कितना हो जाएगा
P1 आधार ये होगा T, आधार T हो गया और कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो P1 C1 की वैल्यू कितनी आ रही है, T बाई कॉस आर, ठीक है। यहां से P1 C1 की वैल्यू कितनी आएगी, T बाई कॉस आर, ठीक है। और P1 C1 जितना होगा C1 P2 भी तो उतना ही होगा, P1 C1 जितना होगा C1 P2 भी तो उतना ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू बराबर होंगी P1 C1 बराबर C1 P2, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितनी आ रही है, T बाई कॉस आर, ठीक है। तो पथांतर कितना लिख सकते हैं, 2T बाई कॉस आर, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो गया ना, तो 2T बाई कॉस आर, म्यू का गुणा कर दीजिए इसमें, म्यू माइनस P1A, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल से आप निकालेंगे ना कॉस आर का वैल्यू, तब भी इतना ही आएगा, T बाई P2C2, तो P2C2 बराबर क्या हो जाएगा, T बाई कॉस आर। दोनों ही बराबर है, ये P1 C1 और C1 P2, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल समान है, ये ट्राइंगल ही बनेगा और ये T की दूरी है। तो P1 C1 निकालें या आप C1 P2 निकालें, दोनों वैल्यू क्या आएंगी, T बाई कॉस आर। तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर माइनस P1A, तो इतना लिख लीजिए। फिर आप निकालेंगे P1A का वैल्यू, मिटा दूं अभी, अब देखिए P1A का वैल्यू निकालना है। P1A का वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रायंगल दिख रहा है, कौन से वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं P1A का वैल्यू। पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, एक दो बार इसको पढ़ेंगे ना, लिखेंगे आप, याद हो जाएंगे ये। P1A का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं, ये वाला P1 P2A, ठीक है। तो P1 P2A से आप क्या निकाल सकते हैं, P1A निकाल सकते हैं। उसके लिए एक बात और समझ लीजिए, ये वाला एंगल I होगा। अब ये एंगल I कैसे होगा उसको समझ लीजिए, ये वाला एंगल I होगा, और कैसे होगा, अब देख, अब ये इस टाइम नीचे देख रहा है और फिर बाद में कहेगा मैडम समझ में नहीं आया। ये वाला एंगल I होगा, कैसे होगा ये वाला एंगल I, उसको समझ लो। जैसे देखिए यहाँ पर एंगल MP1 R1 और एंगल MP1 R1 और एंगल P1 P2, ठीक है। ये 90 का है, साथ में अब एंगल P1 P2 और एंगल P1 P2 और एंगल P1 P2, या फिर लिख सकते हैं AP1 P2,
और एंगल AP2 P1 ये भी 90 के हैं। अब समझ लीजिए इसको कैसे लिखा है। देखो यहां से आपने इस पर ये लंब डाला, ठीक है, तो ये एंगल 90 का हो गया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों का ऐड कितनी का होगा, 90 का ही तो होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, जिसमें से ये आपका 90 का हो गया, तो इन दोनों का एडिशन कितना का होगा, 90 का ही तो होगा। तो मैंने लिखा है AP1 P2 और AP2 P1 कितना होना चाहिए, 90। AP1 P2 और AP2 P1 रिमेनिंग जो दो बचे हैं वो कितने के होने के चाहिए, 90 के, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी 90 का है, तो इन दोनों का योग 90 का होगा। साथ में मैंने लिखा है MP1 R1 यानी कि I एंगल और AP1 P2 इन दोनों का एडिशन भी 90 होगा कि नहीं। यहां पर मैं ऐसे लिख दूं एंगल I प्लस I और RP1 P2, या ऐसे भी लिख सकते हैं AP1 P2। क्या लिखा है, एंगल I यानी कि MP1 R1 MP1 R1 एंगल I प्लस R1 P1 P2, ये दोनों का ऐड भी क्या होगा, 90 का होगा। ये अभिलंब बन रहा है ना ये वाला, तो ये एंगल I और ये वाला एंगल मिलके कितने का होगा, 90 का होगा। समझ में आ गई ना, एंगल I और AP1 P2 दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 90, क्योंकि ये क्या है, अभिलंब है, MM डैश क्या है आपका, अभिलंब है। तो एंगल I और एंगल AP1 P2 ये क्या हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं दोनों। अब देखिए यहां पर कंपेयर से क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन 90 है, इन दोनों का एडिशन, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल I के। और मैंने यही लिखा था कि एंगल I क्या है, AP2 P1, AP2 P1 किसके बराबर है, I के। इस चीज को मैंने प्रूफ किया है, कैसे प्रूफ किया है कि इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 का है, तो इन दोनों एंगल का ऐड कितने का होगा, 90। तो P1 और P1 P2 जो ये वाले एंगल है उनका ऐड कितने का है, 90 का। साथ में एक जो I एंगल है और ये AP1 P2 ये अभिलंब की वजह से ये टोटल एंगल भी 90 होगा, दोनों को बराबर रखा, ये दोनों का ऐड 90 है, इन दोनों का ऐड भी 90 है, तो ये दोनों बराबर बराबर हो गए। अब यहाँ से AP1 P2 सेम ही है, तो एंगल I बराबर क्या आ गया, AP2 P1। तो P2 वाला एंगल कौन सा कितने का हो गया, I का। अब इस ट्राइंगल से त्रिभुज AP1 P2 से साइन I का वैल्यू निकालो। साइन I का वैल्यू कितना आएगा, साइन I का वैल्यू कितना आएगा, P1A इक्वल्स टू आएगा P1 P2, ये आ रहा होगा, ठीक है, P1A अपॉन P1 P2। इस वाले ट्रायंगल से साइन I का वैल्यू निकाला है, ये आपका इसमें 90 का है, तो ये आएगा P1A अपॉन P1 P2 लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहां से P1A कितना आ गया जो हमें चाहिए था, P1A वो कितना आ रहा है, P1 P2 साइन I, ठीक है। P1 P2 P1A कितना हो जाएगा, P1 P2 इंटू साइन I। अब P1 P2 को आप कितना लिख सकते हैं, P1 P2 को मैं कितना लिख सकती हूँ, P1N प्लस NP2, इसको लिख सकते हैं P1N प्लस NP2 साइन I, ठीक है। अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो उससे पूछ सकता है। देखो यहां तक आपने लिख लिया था, हमें चाहिए था P1A का वैल्यू। P1A का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास P1 P2A ये वाला ट्रायंगल है, बट हमें यहाँ पर ये एंगल पता नहीं था कि ये एंगल कितने का होगा, इसीलिए ये निकाला कि I जो एंगल है वो कितना, P1 P2 वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, I के बराबर है, ठीक है। जब ये I के बराबर हो गया तो इस ट्रायंगल से हम क्या निकाल रहे हैं, साइन I का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो साइन I का वैल्यू कितना होगा, लंब बटे कर्ण, तो वो हो जाएगा P1A अपॉन कर्ण हो जाएगा P1 P2। अब P1 P2 को मैं कितना लिख सकती हूँ, P1N प्लस NP2, ठीक है। तो P1N
प्लस NP2। समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या करना है, हमें P1N का मान निकालना है। P1N का मान कितना आएगा, इस वाले ट्रायंगल से वापस से P1N का मान निकाल लो। इससे P1N मतलब आप 10R निकालते हैं तो कितना आएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कितना होगा, हाँ लंब हो जाएगा P1N अपॉन आधार ये होगा T। तो यहाँ से P1N का मान कितना आ जाएगा, T 10R। ठीक है, और P1N किसके बराबर है, NP2 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 2T 10R। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना वैसे, क्योंकि इसमें ही हम P1A का मान रखेंगे। सेम डेरिवेशन आपको अभी पारगमित के लिए और करना है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से लिखना होगा वहां पर भी, अभी परावर्तित के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए P1A इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, क्योंकि P1N किसके बराबर है, P1N किसके बराबर है, NP2 के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 P1N sin I। ठीक है, चूंकि यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि P1N किसके बराबर है, NP2 के बराबर है, तो इसको 2 टाइम्स P1N लिख सकते हैं sin I। अब P1N का मान यहाँ से कितना आ रहा है, T 10R, तो इसको लिख सकते हैं 2T 10R sin I। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 से मान 1 में रखने पर अब नेट पथांतर कितना आ गया आपका, पथांतर आ गया, उसका मान कितना था 2 म्यू टी बाई कॉस आर माइनस P1A का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 2T 10R साइन आई होगा यहाँ पर। ठीक है, साइन आई तो चल रहा है। अब देखिए इसमें समीकरण 1 में आपने P1A का मान रख दिया यहाँ पर। ठीक है, जो P1A था वो मान आपने यहाँ रख दिया। अब उसके बाद देखिए इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 2 म्यू टी बाई कॉस आर, पूरा ही कॉमन ले लिया जैसे, तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर आप 2 म्यू टी बाई कॉस आर से डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 तो बाहर आ गया। चलो एक स्टेप लिख दी देती हूँ, 2T 10R साइन आई अपॉन नीचे क्या आएगा 2 म्यू टी बाई कॉस आर से डिवाइड ही तो है 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, 2 म्यू टी बाई कॉस आर कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड ही तो कर रहे हैं, 1 माइनस इसमें डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल, 2t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस आर। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप साइन आर अपॉन कॉस आर, 10R को क्या लिखेंगे साइन आर अपॉन कॉस आर, तो कॉस आर से कॉस आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ साइन आर।
म्यू टी बाई कॉस आर 1 माइनस, एक तो नीचे देखो यहाँ पर म्यू बच रहा है, नीचे म्यू बच रहा है, टेन आर को आपने लिखा साइन आर अपॉन कॉस आर, तो कॉस आर से कॉस आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा साइन आर साइन आई। कुछ रह गया है क्या? सही है, एक सेकेंड रुक जाओ। ये अब इसमें म्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हैं ना, म्यू का वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर आर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर आर, तो एक कॉस स्क्वायर आर से एक कॉस आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 म्यू टी कॉस आर, ये आ गया पथांतर। P1 R1 P2 R2 परावर्तित किरणों के मध्य पथांतर आ गया 2 म्यू टी बाई कॉस आर। ठीक है, अब एक बार रिजॉइन कर लो।